नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो स्टैटिक जी के हम लोग कर रहे हैं और आर्ट एंड कल्चर से स्टार्ट किया था मैंने और क्लास 1 हमने कवर किया है और आज क्लास नंबर 2 होगा। और देखिए इतनी जल्दी भी आर्ट एंड कल्चर आपकी कंप्लीट नहीं होगी, बट हाँ बड़े मज़ेदार से मैं कंप्लीट करूँगा। आप खुद मुझे कमेंट करके बताएंगे और बिल्कुल बोरियत वाली फील ही नहीं होगी और एक एक फैक्ट, एक एक जगह, एक एक चीज़ को समझते हुए मैं स्टैटिक जी के समझाऊंगा और आज इसका प्रूफ आपको देखने को मिलेगा। आज तो कम से कम 30 मिनट की भाई वीडियो, मैं इसको इससे कम कर ही नहीं सकता था। मैंने पूरी की पूरी चीज़ें अंत में आपको मैं विश्वास नहीं होगा, जब CBT 1 का पेपर जब आंसर की मिला तो कुछ जो टेम्पल्स बच गया था जो मैं नहीं बता पाया उसको इंक्लूड किया। अब बड़े मज़ेदार क्वेश्चन बने थे और वाकई ही मैंने जब देखा कि कितने सारे क्वेश्चन CBT 1 में मेरे नोट्स आए हुए थे, जब ये वीडियो आप देखिएगा, ये वीडियो तो मैंने उस समय नहीं बनाया था CBT 1 में, लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि मुझे बनाना चाहिए था। तो भाई सपोर्ट रहना चाहिए आपका अभी CBT 2 में देखने को मिलेगा, ग्रुप डी में स्टैटिक जी के है, DFCCIL में है, SSC में है, स्टेट सचिवालय है, दरोगा है, झारखंड वगैरह जो भी पेपर अभी होने वाले, तो भाई सपोर्ट करिए। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात एक ये कि जो हमने इंडियन हिस्ट्री का जो हम लोग टॉपिक वाइज कवर कर रहे थे, जिसमें क्लास नंबर 2 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो हमने बातें कर रही थी, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, तो एक हमने बॉम्बे एसोसिएशन के बारे चीज़ें बताई थी। एक भाई ने कमेंट किया था, भाई तो मेरा मकसद गलत बताना नहीं होता, लेकिन थैंक्स आपको, आपने मुझे वहाँ पर आपने कमेंट करके बताया कि देखिए बॉम्बे एसोसिएशन का आप ठीक कर लीजिएगा। संस्थापक जो थे, मैंने दादा भाई नरोजी बता दिया था, वो एक्चुअली मेंबर्स थे, ठीक है, लेकिन इनके जो संस्थापक है बॉम्बे एसोसिएशन के कौन, तो आप करेक्ट कर लीजिएगा, जगन्नाथ शंकर सेठ, ठीक है, जगन्नाथ शंकर सेठ, तो ये ठीक कर लीजिएगा, जगन्नाथ शंकर सेठ जो है बॉम्बे एसोसिएशन के फाउंडर है या फिर बोले तो संस्थापक है, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए आज हम लोग पूरा डिटेल समझेंगे, क्या होता है द्रविड़ शैली, क्या होता है नागर शैली, एक एक चीज़, बैसर शैली क्या होता है, सब चीज़ समझ करके आपको पूरा समझा करके मैं याद करा दूंगा। तो अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में कुछ चीज़ें बच गई थी जो CBT 1 से मैंने निकाला है आंसर की से, और आप देखिएगा क्या मज़ेदार आपको लगे। चलिए तो आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। भाई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके प्लीज़ शेयर कर दो यार, सपोर्ट कर दो भाई प्लीज़। चलो सबसे पहले हम चीज़ों को समझते हैं। मंदिर को जानने से पहले आपके देखिए मंदिर में सवाल कैसे बनेंगे, आपको नाम दे दिया जाएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है, ये कहाँ स्थित है या उससे कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, किस राजा ने बनाया है या उस मंदिर की कुछ विशेषताएं हैं, तो वो आपसे पूछ ली जाएगी। तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ें डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में जा करके। देखिए जितने भी मंदिर हमारे भारत में प्रेजेंट है, या जो अब जो कि मंदिर जो है आपके 7वीं शताब्दी से ही बनना शुरू हो गया था। अगर हम सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मंदिर निर्माण की जो प्रक्रिया हुई थी, कब हुई थी, तो मौर्य काल से शुरू हुई थी। तो ये भी एक अच्छा सवाल आपका है, ठीक है, मंदिर निर्माण की प्रक्रिया कब से शुरू हुई थी, तो मौर्य काल से आपकी शुरू कर दी गई थी। लेकिन गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में जो मंदिर का जो विकास हुआ, जो मंदिर का जो निर्माण हुआ, बहुत ही तेजी में और बहुत ही खूबसूरत, मतलब कह सकते हैं कि डिजाइनदार, हम जैसे बोलते हैं ना कि बहुत अच्छी मंदिरों का वहां पे निर्माण हुआ। तो मौर्य काल से आपके मंदिर का निर्माण स्टार्ट हुआ और फिर जाके गुप्त और गुप्तोत्तर काल में यहाँ पे मंदिरों का जो निर्माण था, जो प्रोसेस था, वो काफी ज्यादा फास्ट और बहुत ही अच्छे अच्छे मंदिर, भव्य मंदिर आपको देखने को मिले थे, जो अभी आप देखते भी हैं, ठीक है। उसके बाद अभी हम जो बात करेंगे, जैसे कि हिंदू धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म की मंदिरें, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में, उसके नेक्स्ट वीडियो में, 4th वीडियो में मैं आपको चीजें बताऊंगा जितने भी मध्यकालीन के जितने भी स्थापत्य कला हैं, यानी कि हम उसमें आपको बताएंगे पूरा ताजमहल, कुतुब मीनार, हवा महल, चार मीनार, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, इसलिए याद रखिएगा ये सेक्शन आपको, जो ये सीरीज चला रहा हूं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले आपका एक सवाल तो आपका पूछा गया, जो आपका क्लियर कर दिया गया है कि मंदिर निर्माण की जो प्रक्रिया शुरू की गई थी कौन से काल से शुरू हुई थी, तो मौर्य काल से शुरू की गई थी, ठीक है, ये आप अपने नोट डाउन कर लेंगे नोट्स में। अब मंदिर की जो निर्माण की गई है, उस याद रखिएगा मंदिर को भी ना 3 शैली में रखा जाता है। 3 शैली मतलब एक होता है नागर शैली, एक होती है आपकी द्रविड़ शैली और एक जो होती है आपकी बैसर शैली, ठीक है। अब आप इसकी पहचान कैसे करेंगे, आपको बोल दिया जाएगा कोणार्क की सूर्य मंदिर। देखिए अगर क्वेश्चन को टफ करता है, अगर आप BPSC का पेपर देंगे, NTPC का पेपर देंगे, तो यहाँ पे पूछा जाता है, JPSC वगैरह में जाओगे पूछा जाएगा, ऐसे नहीं कि कोणार्क का सूर्य मंदिर, क्या आप तो पढ़ के जाएंगे कि कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है, बट वो आपसे पूछेगा कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस शैली में आती है, द्रविड़ शैली में, नागर शैली में या फिर बैसर शैली में। तो ये आप कैसे पहचान करेंगे, इसको हम अभी थोड़ा डिटेल में जानते हैं। देखिए उत्तर भारत
की जितनी भी मंदिरें हैं वो आपके नागर शैली में आती है। मतलब कि जो ये हिमालय पर्वत वाला जो सेक्शन देख रहे हैं पूरा विंध्य पर्वत तक, उड़ीसा का भी कुछ मतलब जो सेक्टर है, कुछ सेक्शन जो है आपके नागर शैली में ही आते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है सिंपल सा कि ये उत्तर भारत, आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर भारत में स्थित जो मंदिर है वो किस शैली में आती है, तो वो आपकी किस शैली में आती है, नागर शैली में आती है। यानी कि जितने भी हिमालय पर्वत से आप देख रहे हैं पूरा विंध्य पर्वत उड़ीसा तक, आपको मैं बता रहा हूं उड़ीसा तक, ध्यान से सुनिएगा, उड़ीसा तक की जितनी मंदिरें हैं वो क्या कैसी मंदिर होती है, वो किस शैली में आती है, तो वो नागर शैली में आती है। अब आप सोच रहे होंगे ये नागर शैली होती क्या है। देखिए, आप जब पढ़ रहे हैं तो आप मंदिरों को देख करके ही आपको पता कर लेना चाहिए कि ये कौन सी शैली में आती है, तो मैं वो चीज़ आपको कोशिश करूंगा समझाने की। आप जब उत्तर भारत के मंदिरों को देखेंगे तो ये जो शैली की बनी होती है नागर शैली की, तो नागर शैली के मंदिरों की विशेषताएं ये होती है कि जब भी आप देखोगे तो उनकी जो स्ट्रक्चर होती है, सबसे पहले कि ये स्ट्रक्चर उनका ऐसा आपको मिलेगा, इस प्रकार से बीच में एक बेस बना हुआ रहेगा स्क्वायर शेप, उसको स्क्वायर शेप में, जिसे हम हिंदी में कह ले तो वर्गाकार, और उसके बाद इस तरह से आप इसको देखोगे त्रिभुजाकार की तरह से यहाँ पे फॉर्म आपको मिलेंगे मंदिर का। लेकिन आप जब दक्षिण में जाओगे तो वहां पे इस तरह की मंदिरें बहुत कम दिखेंगी। मैं बता रहा हूं, अभी आपको नागर शैली की मैं विशेषता बता रहा हूं कि नागर शैली की जब आप मंदिर देखोगे तो आपको कैसे दिखाई पड़ेगी। तो इस तरह से आपको एक बेस दिखाई पड़ेगा और इस प्रकार से त्रिभुजाकार आपको दिखाई पड़ेगी मंदिर, और इसके चारों तरफ आप जो हो सकते हैं क्या कर सकते हैं, मंदिर की परिक्रमा, यानी कि मंदिर को चारों तरफ से आप क्या कर सकते हो, परिक्रमा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पर आपको एक कलश रखे हुए दिखाई पड़ेगा या फिर आपको ध्वज बना हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। तो आपको ये जहां भी आपको इस तरह की मंदिर दिखाई पड़ेगी तो आपको समझ जाना है कि ये कौन सी शैली की मंदिर बनी हुई है, तो ये नागर शैली की मंदिर बनी हुई है। अब इन मंदिरों में क्या होता है ना कि जो आप देख रहे हैं जो कलश यहाँ रखा गया या जो ध्वज यहाँ पे फहराया गया है, इसको हम एक नाम से पुकारते हैं जिसको हम हिंदी में कहते हैं आमलक, और इंग्लिश में भी हम आमलक ही कहते हैं। तो ये एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि आमलक जो संबंध रखती है किस शैली से संबंध रखती है, नागर शैली से या फिर आपका द्रविड़ शैली से या बैसर शैली से, तो आप जवाब दोगे नागर शैली से। ठीक ये जो कलश रखा गया है इस पोर्शन में या जो ध्वज लहराया गया है, जस्ट इसके सीधे एकदम सेंटर पॉइंट में यहाँ पर ही आपकी कोई भी मूर्ति, जिस भी भगवान की मंदिर होगी वहां पे मंदिर में आपको मूर्ति को क्या किया जाएगा, बैठाया जाएगा, या अगर कोई शिवलिंग होगी तो यहाँ पे शिवलिंग को रखा जाएगा। अब इस प्लेस को हम क्या कहते हैं, इस प्लेस को हम जो नाम देते हैं गर्भगृह। मतलब कि आप यहाँ पर जो है वो उन भगवान, जो भी भगवान का मंदिर है उस भगवान का पूरा कंसंट्रेशन, पूरा का पूरा पावर जो है एक जगह फोकस है। आप यहाँ बैठ करके अगर इनका नाम ध्यान करते हैं तो आपके बॉडी में पूरी वाइब्रेशन क्रिएट होगी। वाइब्रेशन क्रिएट मतलब होने कि आपकी बॉडी की पूरी एक एक सेल के अंदर वो एनर्जी क्रिएट हो जाएगी, आप फुल कंसंट्रेट होकर आप भगवान की आराधना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है आपका। उसके बाद आप इस मंदिर के चारों तरफ जो परिक्रमा कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरह का आपको डिजाइन देखने को मिलेगा कि इनके चारों तरफ से, मतलब इस तरह से रहेगा, आप चारों तरफ से इस मंदिर की परिक्रमा करेंगे, 5 चक्कर लगा सकते हैं, 11 चक्कर लगा सकते हैं, आप लोग करते भी होंगे। तो ये जो पथ होता है, इस पथ का भी नाम होता है, इसको हम बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ। ठीक है, प्रदक्षिणा पथ। तो भाई क्लियर है, आमलक किससे संबंध है, नागर शैली से। आमलक क्या है समझ गए हैं। उसके बाद प्रदक्षिणा पथ किससे संबंध है, नागर शैली से। गर्भगृह क्या है आपको समझ में आ गया है ये पूरा चीज। और नागर शैली की मंदिर की सबसे विशेषता आपको क्या मैंने बताया कि आपको इस तरह से त्रिभुजाकार आपको इनका जो है स्ट्रक्चर बना हुआ दिखने को मिलेगा। एक आमलक रखी हुई होगी, आमलक मतलब कि स्क्वायर शेप का एक बना हुआ रहता है, और उसके ऊपर आपको कलश रख दिया जाता है या फिर वहां पे एक ध्वज लहरा दी जाती है। और इन मंदिरों में, यानी कि नागर शैली की जितनी मंदिर है ना, उनमें आपको बहुत बड़े बड़े दरवाजे नहीं मिलेंगे कि मंदिर में एंट्री करने के लिए, छोटे से दरवाजे आपको मिलेंगे, आप मंदिर में नॉर्मली एंट्री कर जाएंगे। तो ये नागर शैली की मंदिर की विशेषताएं हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी कि उत्तर भारत में जितनी मंदिरें हैं उड़ीसा तक, वो किस शैली के मंदिर होगी, तो नागर शैली। तो जब भी मैं बोलूंगा कि ये मंदिर एक नाम लेकर के एक्स मंदिर आपका उत्तरांचल में है या फिर उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है, दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश में है, उड़ीसा में है, तो मैं वहां पे नहीं बोलूंगा कि ये नागर शैली से है या वैसे। आपको खुद समझ जाना है कि भाई ये उत्तर भारत वाला सेक्टर है, विंध्य पर्वत उड़ीसा तक, कि ये जितने मंदिर होंगे वो नागर शैली के मंदिर होंगे। और नागर शैली मंदिर की खासियत क्या है वो आपको मैंने समझा दिया।
अब बात करते हैं द्रविड़ शैली। देखिए पूरा दक्षिण वाला पार्ट, भारत का जो दक्षिण वाला पार्ट बोल ले तो तमिलनाडु, केरल, कांचीपुरम, आंध्र प्रदेश, ये वाला जो सेक्टर है ना, यहाँ पर भव्य भव्य मंदिरें आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे मंदिरों का यहाँ पे निर्माण किया गया था। अब बहुत सारे राजाएं थे, अब राजाएं क्या करते थे, मंदिरों का निर्माण करते थे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों मंदिरों का निर्माण करते थे, मैं आपको बताता हूं। मैं पहले सबसे पहले द्रविड़ शैली की विशेषताएं आपको बता दूं, तो आपको समझ में आएगा कि पूरा दक्षिण वाला जो सेक्टर है वहीं पर आपको जो मंदिर दिखने को मिलेगी वो कौन सी शैली की रहेगी, द्रविड़ शैली। अब इन मंदिरों की खासियत मैं आपको समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। देखिए इन मंदिरों का जो स्ट्रक्चर, आप गूगल पे भी करिएगा, नागर शैली की जो इमेजेस आप देखने की कोशिश कीजिएगा, द्रविड़ शैली की इमेजेस देखने की कोशिश कीजिएगा, तो यही आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। मेनली जो द्रविड़ शैली की जो विशेषताएं होती है, इनकी जो मंदिर बनी होती है, ठीक है, इस तरह से एक तो बेस पहले बना हुआ रहेगा और इस प्रकार से इनमें बहुत ज्यादा आपको त्रिभुजाकार आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, या इस तरह से मतलब बीच में आपको एक हॉरिजेंटल टाइप से इस तरह से बना हुआ रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको ऊपर में कुछ ऐसा कलश या ध्वज फहराते हुए नहीं दिखेगा। लेकिन मेन सबसे इनका जो विशेषता है, इनके जो इस मंदिर में जब आप एंट्री कर रहे हैं तो इनके लिए जो प्रवेश द्वार बनाए जाते हैं, भव्य भव्य प्रवेश द्वार बनाए जाते हैं। मतलब जो मंदिर है ना, उससे भी बड़े बड़े आपके दरवाजे बनाए जाते हैं आप उस मंदिर में एंट्री करने के लिए। मतलब इनके जो राजा थे, जो राजा जो वहाँ पे जो उनके जो मंदिर बनाने के लिए जो रखे हुए थे, मिस्त्री बोल सकते हैं या आर्टिस्ट बोल सकते हैं, उनका मेन जो कला क्या था, मेन जो फोकस था क्या था, उनके प्रवेश द्वार पे उनका था। यानी कि उन मंदिरों में आप जब एंट्री करेंगे, उनके गेट के भव्य भव्य गेट वे बनाते हैं, बहुत सुंदर। आप उनकी गेट की खूबसूरती देखने के लिए ही जाओगे, आप उनकी गेट को देख करके ही भव्य, बहुत ही मतलब कि बहुत ही अच्छी लगेगी आपको। भले मंदिर बहुत छोटी होगी लेकिन उनके जो दरवाजे, जो एंट्री गेट होती है वही बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो सबसे बड़ी विशेषता यही होती है द्रविड़ शैली की। और ये पूछा जाता है, आपके एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है कि ये प्रवेश द्वार को हम क्या कहते हैं, तो गोपुरम कहते हैं, ठीक है, गोपुरम कहते हैं। क्लियर है मेरे भाई। तो अब आप मंदिर को देख करके भी पहचान सकते हैं कि ये कहां पर है, कैसी शैली है, सारी चीजें। अब बैसर शैली कुछ नहीं है, देखिए नागर शैली का इसमें कुछ चीजें हैं और द्रविड़ शैली की, मतलब कि यहाँ पर मंदिर इस तरह से मिलेगा आपको, ठीक है, इस तरह से भी मिल गया आपको त्रिभुजाकार, और यहाँ पे भव्य भव्य गेट, दरवाजे देखने को भी मिले हैं। मतलब एंट्री गेट भी भव्य, मतलब कि कुछ मतलब इसकी विशेषताएं ले ली गई है द्रविड़ शैली की, और नागर शैली की कुछ विशेषताएं इसमें आपको देखने को मिलेगी बैसर शैली में। विंध्य पर्वत से लेकर के कृष्ण नदी के बीच वाला जो सेक्टर आप देख रहे हैं, ये सेक्टर में जितनी मंदिर है वो किस शैली में आएगी, तो बैसर शैली। तो एक बार मैं रिकॉल कर दूं, नागर शैली उत्तर भारत से लेकर विंध्य पर्वत उड़ीसा तक, और द्रविड़ शैली पूरा दक्षिण भारत में, एकदम पूरा सुदृढ़ दक्षिण जो है आपका, एकदम कन्याकुमारी तक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कांचीपुरम हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, केरला हो गया, ये वाला सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं। और विंध्य पर्वत से लेकर कृष्ण नदी के बीच में कौन सी शैली, बैसर शैली। मैंने देखिए उस समय जितने भी राजाएं थे, चोल राजा हो, चाहे चालुक्य हो, चाहे चौहान हो, ये सारे जो देखिए पहले के राजाएं, अब कैसे बताएंगे आपको, उनके मृत्यु के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि ये राजा बहुत ही पावरफुल थे, बहुत ही शक्तिशाली थे, या फिर उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी थी, तो वो मंदिरों का निर्माण कर दिए। अब बाद में जब उनके बारे लोग आ रहे, देख रहे, तो हम उनको पता चल रहा है कि अच्छा चौहान राजा थे, ये चालुक्य राजा थे, ये चोल राजा के द्वारा निर्मित मंदिर, इतने भव्य भव्य मंदिर। तो आप उन मंदिरों से आप उनका अंदाजा कर सकते हैं, उनके पावर की, उनकी आर्थिक स्थिति की, ये चीजें, उनके कितना साम्राज्य, कितना विस्तार था, ये सारी चीजें हमें उनकी जानकारी। तो मेन उनका जो फोकस यही था मंदिरों का निर्माण करने के लिए, ठीक है ना भाई, क्लियर है। तो आगे अब हम बढ़ते हैं। मेन अगर हम कुछ राजाओं का महत्वपूर्ण योगदान बता दें, नागर शैली में कौन महत्वपूर्ण राजाओं ने मंदिर का निर्माण कराया था, तो पाल, चंदेल और चालुक्य, ये तीन नाम याद कर लीजिए बस। और इसके बाद इसमें जो आपके मिलेंगे मेन जो है पल्लव, ठीक है, पल्लव ने बहुत ही ज्यादा इस शैली में काम किए हैं। और चोल राजा का भी कुछ महत्वपूर्ण योगदान आपको देखने को मिलेगा। और बैसर सॉरी मैंने उल्टा कह दिया, हाँ भाई, द्रविड़ शैली में आपको पल्लव और आपको चोल राजा, ठीक है, मेनली मिलेंगे जो इस शैली का जो निर्माण कर किए हैं इसमें। और आपको जो बैसर शैली में आपको जो देखने को मिलेंगे उसमें आपको राष्ट्रकूट, कात्य राजा, चालुक्य, यही इनका ही महत्वपूर्ण योगदान है इस शैली में मंदिर का निर्माण। समझ में आया, मैंने जो नाम बताए ये राजाओं के नाम है, नोट डाउन कर लिए होंगे आई थिंक आप लोग सभी, ठीक।
अब ये तो आपको क्लियर हो गया ये शैली क्या होती है। उसी प्रकार देखिए मूर्ति की भी ना दो शैली होती है, एक होती है मथुरा शैली और एक होती है गंधार शैली। आपने पढ़ा होगा कई किताबों में। तो आपने कोई जब आप मूर्ति देखते होंगे तो आप कैसे पता करेंगे कि ये मथुरा शैली की मूर्ति है या गंधार शैली की है? तो आज मैं आपको बता देता हूँ। वैसी मूर्ति जो बहुत ही आपको देखने के बाद ऐसा फील, कोमल सी मूर्ति आपको देखने को फील हो रही है, और एक ऐसी मूर्ति जो बहुत ही बलिष्ठ आकार, शेप एंड साइज से बहुत ही बलवान देखने को मिला, जैसे हमारे हनुमान जी, शंकर जी को आपको देखते ही लगता है कि बहुत ही भव्य, बहुत ही बलिष्ठ आकार के उनके शेप बनाए जाते हैं। लेकिन आप वहीं जाकर देखेंगे श्री कृष्ण जी को, श्री राम जी को या दुर्गा माता के, हालांकि बहुत पावरफुल है, बट उनकी जो फेस की जो कोमलता आप देख करके ही पता कर लेंगे कि ये मथुरा शैली की है। लेकिन हनुमान जी को जो बनाया गया बहुत ही ताकतवर दिखाया गया तो वो गंधार शैली की। तो ये मूर्ति की शैली के टाइप है। इतनी चीजें आपको पढ़ना नहीं है। बात करते हैं मुद्दे की। हालांकि इतने जितनी चीजें मैंने यहाँ बताई है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, DFCCIL में भी पूछे जा सकते हैं, NTPC में भी पूछे जा सकते हैं, BPSC वगैरह सारे एग्जामिनेशन में। आगे बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टेम्पल। पहला मंदिर जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये कहाँ स्थित है? तो सबसे पहला सवाल, उड़ीसा के पुरी में स्थित है। ठीक है भाई, उड़ीसा के पुरी में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो याद रखना है नरसिंह देव प्रथम। और ये किस वंश से थे? तो गंग राजवंश के से इनका संबंध था। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आपको 4 पॉइंट याद रखना है, 1984 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया गया था। अब आपको याद होगा 1987 मैंने बताया था कल और 1983 मैंने बताया था। तो बताइए 1987 में कौन सी गुफा थी? एलिफेंटा की गुफा को यूनेस्को ने शामिल किया था विश्व विरासत सूची में। और 1983 में अजंता की गुफा थी। और एक कौन थी मुझे बता दीजिएगा? तो एलोरा की गुफाएं थी। कैसे थे? हाथी था, हाथी के बाद जनता आया, जनता ने क्या किया? एलोरा की क्रीम लगाई, एलोरा की क्रीम लगाई तो उसका शादी हुआ, तो उसका बेटा आया, तो भीमबेटका की गुफा है। और भीमबेटका से क्या हुआ? उदय हुआ, गिरा तो उदयगिरी की गुफा। उसके बाद वो क्या बना था? बाघ बन गया था, तो बाघ की गुफा है। ठीक है, तो आई होप आपको याद होंगे सारी चीजें। क्लास 1 जरूर देखिएगा। कोणार्क की सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है पूछा जाएगा तो कोणार्क की कहाँ? उड़ीसा पुरी में है। तो उड़ीसा को समझते ही ये कौन सी शैली में आ जाएगी कोणार्क का सूर्य मंदिर? तो उड़ीसा मैंने क्या बताया? नागर शैली। ठीक है मेरे भाई। इनका निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने कौन से वंश से? तो गंग राजवंश। 1984 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया है। और इसे किस नाम से जाना जाता है इस मंदिर को? तो ब्लैक पैगोडा के नाम से न जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये पूरे काले ग्रेनाइट पत्थर के बने हुए हैं और नागर शैली है, आपको पता चल गया होगा। और मेनली इनका जो मंदिर में जो है ना आपको एक रथ बना हुआ मिलेगा, बहुत बड़ा रथ मिलेगा और रथ में पहिए रहेंगे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, घोड़े देखने को मिलेंगे। तो ये भी पूछा जा सकता है कौन से जानवर हैं, तो ये याद रखना, आपको रथ के आकार आपको देखने को मिलेंगे कोणार्क के सूर्य मंदिर में। ठीक है, मेनली आप प्लेस याद कर लीजिए, उड़ीसा, नरसिंह देव प्रथम 1984 में, और ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाने पूछा जाएगा। ब्लैक पैगोडा हम किसको बोलते हैं? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजराजेश्वर मंदिर या फिर बोल सकते बृहदेश्वर मंदिर, ये कहां पर स्थित है? तो तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। कौन सी भगवान के मंदिर है? यहाँ तो शिव की मंदिर है। इनका निर्माण किसने कराया था? तो चोल शासक राजराज प्रथम ने कराया था। यह भी यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल है। या ग्रेनाइट का बना हुआ द्रविड़ शैली, आप देख सकते हैं तमिलनाडु, मैंने बोला था कौन सी शैली? तो द्रविड़ शैली। तो मेनली आपको याद रखना तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। चोल शासक के राजराज प्रथम ने कराया था। आप तमिलनाडु को देख करके आप याद कर लोगे द्रविड़ शैली, ये आपको याद नहीं करना होगा। आप समझ गए हैं? तो भाई याद हो गया। राजराजेश्वर बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु के तंजौर में, तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। याद तो करना पड़ेगा, ये टॉपिक ऐसा। और एक क्वेश्चन आपका फिक्स है। जगन्नाथ मंदिर आपको पता है उड़ीसा के पुरी में स्थित है। और कौन सी भगवान? तो भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण को ये समर्पित है ये मंदिर। इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कलिंग के जो राजा थे अनंत वर्मन और चौडगांगदेव ने। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि 2 राजा आ गए तो 2 राजा आपसे कभी नहीं पूछेंगे एग्जाम में। इस कौन से नागर शैली, और इस मंदिर में याद रखिए इस मंदिर से रथ यात्रा निकलती है। ठीक है, पूछ लिया अगर आपसे कि रथ यात्रा निकलती है कौन से मंदिर, तो याद रखना जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा पुरी में स्थित है। भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण को यह समर्पित है। ये 2 चीज आपको याद रखना है। चौथा मंदिर जो है सोमनाथ मंदिर, कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है, या सौराष्ट्र भी ऑप्शन मिल सकता है, या काठियावाड़। ये तीनों एक ही नाम, एक ही प्लेस है, गुजरात को ही बोल रहे हैं। ठीक है, 1024 में गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। तो ईयर याद रखना है 1024।
दिलवाड़ा मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर, ठीक है। ये कहाँ स्थित है? तो राजस्थान। राजस्थान आप सोच सकते हैं कौन सी शैली में आएगी? नागर शैली में आएगी मेरे भाई। और अभी हमने कहा सोमनाथ मंदिर गुजरात, कहाँ से आएगी? तो नागर शैली में आएगी। दिलवाड़ा मंदिर जो है राजस्थान के माउंट आबू में कौन से धर्म का? तो जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण हुआ है। और किसने किया था? तो चालुक्य वंश के शासन काल में हुआ था, ये याद रखना है आपको। अगर जिला पूछ ले तो सिरोही जिला था वो, राजस्थान के सिरोही जिला में दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। कौन सा मंदिर है? जैन मंदिर है ये दिलवाड़ा का मंदिर। कौन सा धर्म से संबंध? ये भी पूछा जा सकता है। माउंट आबू में है। इस मंदिर के दीवार खंबे सफेद संगमरमर के बने हुए पूछे जा सकते हैं, सफेद संगमरमर के बने हुए हैं। और दिलवाड़ा के जैन मंदिर में 5 मंदिरों का समूह है। कितने मंदिरों का समूह अगर आपसे पूछ ले तो 5 मंदिरों का समूह है। उन 5 मंदिरों में सबसे जो पुराना प्राचीन मंदिर जो है अगर आपसे पूछ ले तो याद रखना है, जो जैन के जो प्रथम तीर्थंकर थे, मतलब जैन धर्म के जो अनुयायी, तो जैन धर्म का जो प्रचार प्रसार किए थे उनको बोलते तीर्थंकर। तो वो तीर्थंकर का नाम क्या था? विमल वसाई मंदिर। इनके मृत्यु के बाद इनका ही मंदिर बनाया गया था। और सबसे प्राचीन मंदिर है वो कहाँ है? तो दिलवाड़ा मंदिर के अंदर ही है। मतलब दिलवाड़ा के अंदर, जैन मंदिर के अंदर कौन से कितने मंदिर है? तो 5 मंदिर। 5वें मंदिर में सबसे प्राचीन मंदिर कौन से तीर्थंकर का आपसे पूछा जाएगा, तीर्थंकर का नाम पूछा जाएगा, तो प्रथम तीर्थंकर जो थे विमल वसाही मंदिर, ठीक है, विमल वसाही, ठीक है, विमल वसाही मंदिर प्रथम तीर्थंकर को समर्पित सबसे प्राचीन है, ठीक है। पूछा जाएगा कि दिलवाड़ा मंदिर में कौन सा मंदिर, 5 मंदिरों में कौन सा मंदिर था? तो विमल वसाई मंदिर जो थे प्रथम तीर्थंकर जो थे उनको समर्पित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। और ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है इनका निर्माण जो किया गया था किसके द्वारा? वास्तुपाल और तेजपाल नामक 2 भाइयों ने कराया था, ठीक है। तो ये क्लियर है, निर्माण किसने कराया? वास्तुपाल और तेजपाल, वस्तुपाल और तेजपाल ने कराया था। कहाँ है? राजस्थान के सिरोही जिला में है। चालुक्य वंश के शासनकाल में हुआ था। माउंट आबू में जैन धर्म को समर्पित है। इसमें कितने मंदिर है? 5 मंदिर है। और 5 में सबसे प्राचीनतम मंदिर कौन है? विमल वसाही मंदिर प्रथम तीर्थंकर को ये समर्पित सबसे प्राचीन है। बात करेंगे अब खजुराहो का मंदिर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। कहाँ? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में, ठीक है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। चंदेल शासकों ने निर्माण किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए चंदेल शासक याद रखना है एकदम आपको, इससे कंफ्यूज नहीं होना। दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये चालुक्य है और चंदेल जो है आपका ये खजुराहो, ठीक है। खजुराहो का मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो चंदेल शासकों ने निर्माण कराया था। और 1986 में इसको जो है यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। अब आपको मैंने फिर से रिकॉल करा दूं आपको, चलिए पीछे चलते हैं हम लोग। एक अभी मैंने आपको बताया था विश्व विरासत स्थल जहां पे इनको घोषित किया गया है, एक बार मैं देख लूं। हाँ, कोणार्क जो था मंदिर कब किया गया था? 1984 में किया गया था। 1984 में कोणार्क का सूर्य मंदिर को किया गया था। और आपका राज राजेश्वर भी विश्व विरासत सूची में शामिल है। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और एक ऐसा रहेगा जो आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा जो है विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं। अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, राज राजेश्वर मंदिर और एक जगन्नाथ मंदिर। तो जगन्नाथ मंदिर विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है, देखिए मैंने नहीं कहीं भी बताया है। लेकिन कोणार्क का सूर्य मंदिर 1984 में और राज राजेश्वर विश्व विरासत सूची में शामिल है, आपका याद रखना है। और उसके बाद आपका खजुराहो का जो मंदिर है इनको 1986 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया है। और ये कब निर्माण किया गया था? तो 10वीं 11वीं शताब्दी में। इंपॉर्टेंट इतना नहीं है कहां पर है, एमपी के छतरपुर में चंदेल शासकों ने निर्माण किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, चंदेल के शासकों ने इसका निर्माण कराया था, ठीक है। किस शासकों ने निर्माण किया? तो चंदेल के शासकों ने इसका निर्माण कराया था। और इनको कब विश्व विरासत में शामिल किया गया था? तो आपको 1986 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट 7वां मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु के मदुरई नगर में स्थित है, मदुरई में स्थित है। नायक वंश के राजा ने निर्माण कराया था। द्रविड़ शैली, सिंपल से तमिलनाडु तो कौन सी शैली आएगी? द्रविड़ शैली की। नेक्स्ट ये आपको ये प्लेस याद रखना है, तमिलनाडु के मदुरई में है मीनाक्षी मंदिर। नेक्स्ट महाबोधि मंदिर, महाबोधि मंदिर कहाँ है? तो बौद्ध से आपको समझ में आ रहा होगा कौन से भगवान की, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये एक बौद्ध विहार है। अब विहार वगैरह याद रखिए, परेशान मत होइए, कल मैं स्तूप का ही डिटेल वीडियो लाऊंगा, 15 मिनट भी नहीं लगेंगे, वो पूरा स्तूप मैं कवर करा दूंगा। जितने स्तूप से, जैसे सांची का स्तूप है, भरूच का स्तूप है, विहार क्या है, चैत्य क्या है, कारले चैत्य, ये सारा कुछ मैं बता दूंगा, ठीक है। और उसके बाद प्राचीन मध्यकालीन और प्राचीन से जितने इंपॉर्टेंट स्थापत्य है, जैसे कि कुतुब मीनार, ताजमहल, हवा महल, 4 मीनार, ये सब सारे आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले मस्जिद कौन थे, कौन बनाया था कुतुब मीनार को, ये सारी चीजें मैं उसके बाद वाली वीडियो में कवर करा दूंगा। तो ये आर्ट एंड कल्चर वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर आपका हिस्ट्री का भी बहुत सारा पोर्सन कंप्लीट हो जाएगा यहीं से। फिर ये हो गया क्या, ये कहाँ पर है महाबोधि? तो बिहार के बोध गया में स्थित है। यह विश्व विरासत सूची में ये भी शामिल है। तो महाबोधि मंदिर भी है, कोणार्क का सूर्य मंदिर भी है, याद रखना, कोणार्क का सूर्य मंदिर, महाबोधि मंदिर, खजुराहो का, ठीक है, खजुराहो का मंदिर, और एक आपका कौन था?
कौन था भाई, राजराजेश्वर और बृहदेश्वर में, राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है। राजराजेश्वर, कोणार्क सूर्य मंदिर, खजुराहो का मंदिर और आपका महाबोधि मंदिर। महाबोधि मंदिर भी आपके यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल है। चेन्नाकेशवा मंदिर कहाँ है? कर्नाटक के बेलूर में स्थित है। कर्नाटक के बेलूर में स्थित है और होयसल साम्राज्य निर्मित, तो आपको ये याद रखना है ये कहाँ स्थित है, बस इतना ही। चेन्नाकेशवा मंदिर कर्नाटक के बेलूर में स्थित है, ठीक है, कर्नाटक के बेलूर में स्थित है। चेन्नाकेशवा मंदिर कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक के बेलूर में स्थित है। महाबलीपुरम, वेरी वेरी, देखिए महाबलीपुरम एक शहर का नाम है। ये महाबलीपुरम शहर कहाँ पर स्थित हो? तो तमिलनाडु में। तो याद देखिए कैसे कैसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। पहला तो महाबलीपुरम स्थित कहाँ है? तमिलनाडु। तमिलनाडु का प्राचीन शहर जो भव्य मंदिर, बहुत ही भव्य भव्य मंदिर आपको मिलेंगे यहाँ पर देखने को। स्थापत्य के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है ये महाबलीपुरम, ठीक है। ये प्लेस जो है शहर तमिलनाडु का बहुत ही फेमस भव्य भव्य मंदिर है। बड़े बड़े मंदिर आपको मिलेंगे साउथ में, क्योंकि यहाँ के जो राजाएं थे बहुत, मतलब कि 18वीं शताब्दी तक सबसे ज्यादा टाइम तक जो राजा रहे और मंदिरों का निर्माण कराए वो साउथ के ही राजा थे, इसीलिए आपको साउथ में बड़े बड़े मंदिर पे आपको देखने को मिलते हैं। इस शहर का निर्माण किसने कराया था? तो याद रखना है नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। नरसिंह देव प्रथम, कोणार्क का सूर्य मंदिर, कंफ्यूज नहीं होना। नरसिंह देव प्रथम जो था कोणार्क का सूर्य मंदिर, यह नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम शहर की स्थापना की थी। और ये कौन सी शैली में आएगी? द्रविड़ शैली में आएगी। अच्छा ये पॉइंट याद रखना है, सौर मंदिर जो है महाबलीपुरम में स्थित है। यह दक्षिण भारत का सबसे प्राचीन मंदिर है। पूछा जाएगा सबसे प्राचीन मंदिर दक्षिण भारत की कौन सी है? तो सौर मंदिर। ये कहां पर है? तो महाबलीपुरम में स्थित है। महाबली कहां स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। इसका निर्माण किसने कराया था? नरसिंह देव द्वितीय ने कराया था। और नरसिंह देव प्रथम जो थे कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। और इस मंदिर के अंदर 3 मंदिर है, विष्णु का मंदिर है और 2 शिव का मंदिर है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद रखना है। केवल महाबलीपुरम कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। और किस लिए फेमस है? भव्य मंदिर के लिए। किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। सौर मंदिर सबसे प्राचीन मंदिर है इसका। और आपको मैंने कौन कौन सा, एक कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर हो गया, उसके बाद राजराजेश्वर बृहदेश्वर मंदिर हो गया, मीनाक्षी मंदिर हो गया, महाबोधि मंदिर, ये यूनेस्को विरासत में सूची में शामिल है। 1984 में कौन था? कोणार्क का सूर्य मंदिर। और 1986 में कौन था? तो आपका खजुराहो का मंदिर, ठीक है। खजुराहो का मंदिर जो हो गया आपका, खजुराहो का यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। तो कौन कौन का मंदिर हो गया? एक कोणार्क का सूर्य मंदिर विश्व विरासत स्थल में घोषित है 1986 में। राजराजेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर विश्व विरासत सूची में शामिल है। उसके बाद खजुराहो का मंदिर विश्व विरासत सूची में शामिल है। उसके बाद महाबोधि मंदिर भी जो है आपके विश्व विरासत सूची में शामिल। ये 4 नाम आपको याद रखना है, ठीक है। और खजुराहो कब स्थापित किया गया था विश्व विरासत सूची में? तो 1986 में। और कोणार्क का सूर्य मंदिर कब? तो 1984 में। कैलाशनाथ मंदिर बात करेंगे। कैलाशनाथ मंदिर बस आपको याद रखना कहां पर स्थित है? तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है। और कौन सी नदी आपसे पूछ ली गई? तो वेदवती नदी, ठीक है, वेदवती नदी पर स्थित है। और बहुत डिटेल बीपीएससी वगैरह पेपर देंगे। तो पल्लव शासक जो है राज सिंह ने शुरू किया था। इनके पुत्र महेंद्र वर्मा पल्लव ने पूरा किया था, ठीक है। और द्रविड़ शैली की मंदिर आप ऐसे ही पहचान लोगे। तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है, वेदवती नदी के पर स्थित है, वेदवती नदी पर स्थित है, आपको इतना बस याद रखना है। वैष्णव मंदिर कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में स्थित है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में स्थित है वैष्णव मंदिर। ये देखिए आज का टॉपिक बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, जेपीएससी हर एग्जाम में यहाँ से सवाल बनेंगे आपके। डीएफसीसीआई में एक क्वेश्चन फिक्स है यहाँ से। मुक्तेश्वर मंदिर जो है आपका, मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ? तो उड़ीसा में स्थित है। याद रखना है उड़ीसा में है। और इसका निर्माण किसने कराया था? तो नंदी वर्मन और अपराजित द्वारा, ठीक है, अपराजित ने इसका निर्माण कराया था। नंदी वर्मन और अपराजित ने। तो भाई वैष्णव मंदिर कहाँ है? आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ है? उड़ीसा भुवनेश्वर में। नंदी वर्मन और अपराजित द्वारा निर्मित है। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ है? कांचीपुरम तमिलनाडु में। कांचीपुरम तमिलनाडु में। आपको मैंने एक नाम और बताया था कैलाशनाथ मंदिर, ठीक है, कैलाशनाथ मंदिर भी आपके कांचीपुरम में स्थित है। नेक्स्ट नागेश्वर मंदिर कहाँ? तमिलनाडु में स्थित। नागेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। लिंगराज मंदिर कहाँ? तो उड़ीसा भुवनेश्वर में स्थित है। उड़ीसा भुवनेश्वर में स्थित है। दशावतार मंदिर कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में है। दशावतार मंदिर कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट तांत्रिक योगिनी कहाँ? तो उड़ीसा में। तांत्रिक योगिनी कहाँ पर है? तो उड़ीसा में। तांत्रिक योगिनी कहाँ पर? तो उड़ीसा में। तो भाई याद रखना है आपको तांत्रिक योगी कहाँ पर? तो उड़ीसा में है। और एक चीज और याद रखना है, दशावतार मंदिर जो अगर यूपी में अगर ऑप्शन नहीं मिलेगा, हो सकता है आपको, ये मैंने एक एग्जाम में देखा था, देवगढ़ मिला था, ठीक है, देवगढ़। तो याद रखना देवगढ़ में है दशावतार मंदिर। और ये गुप्तों ने जो था सबसे
पहले यह मंदिर बनाया था। गुप्तों के द्वारा सबसे पहला मंदिर यही बनाया गया था, दशावतार मंदिर। और एक और नाम याद रखना, भीतरगांव मंदिर, ये भी आपका उत्तर प्रदेश में कानपुर में, ठीक है, यूपी में कानपुर में भीतरगांव मंदिर, याद रखिएगा, मैंने बोल दिया। तांत्रिक योगिनी कहाँ, उड़ीसा में है। उसके बाद जो है गंगैकोंडचोलपुरम, ठीक है, गंगैकोंडचोलपुरम कहाँ, तमिलनाडु के त्रिचुरापल्ली, ठीक है, त्रिचुरापल्ली में है। और इसका निर्माण राजेंद्र चोल वन ने कराया था, राजेंद्र चोल, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, क्लियर अगर नहीं दिख रहा होगा तो राजेंद्र चोल प्रथम ने किया था। अच्छा, टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। पहले बता दूं, पीडीएफ की नोट्स वहीं मिलेगी, मैं पूरा पहले एक बार कंप्लीट कर दूं, उसके बाद कंबाइन करके मैं पीडीएफ की नोट्स वहां पे आपको शेयर करूंगा, ठीक है। अभी मैं एक एक करके नहीं कर रहा हूं, एक बार में ही उसे शेयर करूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप को आपको मस्ट है ज्वाइन करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। 20वां जो है आपका हजार स्तंभ मंदिर, ठीक है, हजार स्तंभ मंदिर कहाँ है, तो ये आपको याद रखना तेलंगाना के हनमकोंडा में स्थित है, हनमकोंडा में स्थित है। बस इतना याद रखना कहाँ पर है, तो तेलंगाना के हनमकोंडा में स्थित है। इसका निर्माण काकतीय राजवंश के शासक प्रताप रुद्रदेव ने कराया था, रुद्रदेव ने कराया था। किसने कराया था निर्माण, रुद्रदेव ने कराया था। हिंदू मंदिर है ये, हजार स्तंभ मंदिर, तेलंगाना के हनमकोंडा में स्थित है। अच्छा, इसको भी रन, यहाँ पे नेक्स्ट मंदिर जो है लेपाक्षी, ठीक है, लेपाक्षी मंदिर कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश। अब जितने मंदिर है इंपॉर्टेंट जो आगे एकदम फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं केवल प्लेस से, वो अब आपको याद करना, बस 10-12 और बचे हैं। लेपाक्षी मंदिर कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। मातृंड सूर्य मंदिर कश्मीर में है, एनटीपीसी में पूछा गया सवाल। अंकोरवाट मंदिर पूछा गया सवाल, ग्रुप डी एनटीपीसी में, कंबोडिया में है। नटराज मंदिर आपका पूछा गया सवाल कहाँ, चेन्नई में। विख्यात तट मंदिर कहाँ है, मामलपुरम में है। केशव राय मंदिर कहाँ है, तो मथुरा में स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ है, तो वाराणसी में है। लिंगराज मंदिर कहाँ है, उड़ीसा में भुवनेश्वर में है। कंदरिया महादेव मंदिर, अब महादेव से समझ गए शिव जी का मंदिर होगा, मध्य प्रदेश में। और किसने बनाया, चंदेल शासक विद्याधर द्वारा बनाया गया था। चंदेल शासक जो थे विद्याधर द्वारा बनाया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बता दे रहा हूँ, एकदम गार्ड मान लीजिए, पूछा जाएगा ये सवाल। और एक सवाल मैंने अभी और बताया था, चंदेल शासक के द्वारा बनाया गया था खजुराहो को यूनेस्को ने कब घोषित किया है, 1986 में। और कोणार्क का सूर्य मंदिर, और एक जो था 1984 में। और एक कौन था आपका, महाबोधि टेम्पल था। और एक कौन था आपका, महाबोधि राजराजेश्वर बृहदेश्वर मंदिर, एकदम। और उधर आपको मैंने बताया था एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, उसके बाद एलिफेंटा की गुफा, और एक भीमबेटका की गुफाएं, ठीक है। 2003 में यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। इस तरह से लिंक करके जीके, तब तक आपका स्ट्रांग नहीं होगा भाई। नेक्स्ट आपका हो गया जलगणेश्वर मंदिर कहाँ है, बेलूर तमिलनाडु में, देवराय द्वितीय द्वारा निर्मित है ये। मंगलेश्वर मंदिर कहाँ है, तो कांचीपुरम तमिलनाडु में है। कांचीपुरम तमिलनाडु में मैंने 2 मंदिर बता दिया, एक कैलाशनाथ मंदिर बताया था, कैलाशनाथ मंदिर, आई होप आपको याद होंगे नाम, कैलाशनाथ मंदिर आपको याद रखना है। कहाँ पर था, तो आपका कौन सा मंदिर था आपका, कैलाशनाथ मंदिर जो था आपका कहाँ था, तो कांचीपुरम में स्थित है, ठीक है, कांचीपुरम में स्थित है। और एक मंदिर आपका हो गया मंगलेश्वर मंदिर। चौलेश्वर मंदिर कहाँ है, चौलेश्वरम मंदिर कहाँ है, तमिलनाडु में। स्वर्ण मंदिर अमृतसर। विलियम फोर्ट कहाँ है, कुछ प्लेस याद रखना है आपको। विलियम फोर्ट कोलकाता वेस्ट बंगाल में। मंदिर खत्म हो गया, अब आपका 5-6 और याद कर लीजिए, कुछ पूछा गया है सवाल आपका। शालीमार बाग कहाँ, श्रीनगर में। हवा महल जयपुर राजस्थान में। हवा महल से मैं कल डिटेल बताऊंगा चीज़ें, वो मध्यकालीन स्थापत्य में। झूलता मीनार कहाँ है, अहमदाबाद गुजरात में। रॉक गार्डन कहाँ, चंडीगढ़ में। और हेलीबीड कहाँ है, कर्नाटक बेलूर में। और विजय स्तंभ कहाँ है, तो चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। ये चीजें आपको याद करनी है भाई। और टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन करिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है। और अगर अच्छा लगा वो वीडियो तो प्लीज शेयर करिए दोस्तों तक, लाइक करिएगा। और कल हम लोग क्लास नंबर 3 मिलेंगे, और उसमें हम लोग पूरा स्तूप को कवर करेंगे, ठीक है। चाहे वो सांची का स्तूप हो, बृहद का स्तूप हो, स्तूप की जितनी बनावट से पूछा जाता है क्वेश्चन, उसको भी हम लोग उसमें पूरा कवर कर लेंगे। कारले, चैत्य वगैरह ये सब पूछा गया सवाल आपके, ठीक है। तो उसको भी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, तो देखिए जो CPT 1 में मुझे और कुछ जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे मंदिर से, तो देखिए पहला जो दूसरा मंदिर जो था, यहाँ से एक पॉइंट और आपका पूछा गया था कि राजराजेश्वर मंदिर जो है किस नदी के किनारे स्थित है आपके तमिलनाडु में। तो याद रखना है आपको कावेरी नदी, ठीक है, कावेरी नदी। अभी आप आंसर किससे मिला सकते हैं, ये भी पूछा गया था। एक और अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, यही ऑप्शन सही होगा। पूछा गया था वो कौन सी मंदिर है जिसमें रात के 8 बजे के बाद महिलाएं वहां पे जाती है पूजा करने के लिए, या फिर उनको अनुमति होती है मंदिर में, तो राजराजेश्वर मंदिर को, ठीक है। 8 बजे से पहले
सुबह की बात कर रहे हैं, ये रात के 8 बजे के बाद इनको मिलती है महिलाओं को, और 8 बजे सुबह को जो होती है वो पुरुष जाते हैं। ये आपका हो गया राज राजेश्वर का, जो आपसे एक क्वेश्चन जो 2 पॉइंट और पूछा गया था, ठीक है। और ये सब जो पॉइंट मैंने अभी करवाया, ये सब आपसे पूछ चुका CBT 1 में। तो 2 चीज़ है, कावेरी नदी और एक रात 8 बजे के बाद महिलाओं को प्रवेश दी जाती, कौन सी मंदिर, तो राज राजेश्वर मंदिर, ठीक है मेरे भाई। अब नेक्स्ट आपका जो मंदिर था खजुराहो का मंदिर, ठीक है। इससे भी एक क्वेश्चन मुझे यहाँ पे मैं नोट डाउन नहीं करवा पाया आपका, मतलब जो पूछा गया था कि ये जो स्मारकों का जो ये समूह है, ठीक है, ये जो खजुराहो का जो मंदिर है, किसके किसके, तो हिंदू और जैन धर्म, तो ये 2 धर्म आपको लिख लेना है, हिंदू और जैन धर्म के स्मारकों का ये समूह है, ठीक है। एक समूह है ये खजुराहो का मंदिर, मैंने बताया आपको खजुराहो का मंदिर जो एक समूह है, कौन कौन से धर्म के, तो हिंदू और जैन धर्म के स्मारकों का एक समूह है, ठीक है मेरे भाई। तो अब आगे चलते हैं, आगे हम देख लेते हैं कि कौन सी आपको जो और चीज़ आपको मैंने यहाँ पे इंक्लूड करानी थी। तो मीनाक्षी मंदिर में, हाँ देखिए भाई, मीनाक्षी मंदिर में आपसे पूछा जाएगा तमिलनाडु के मदुराई नगर में स्थित है, कौन सी नदी, तो वेगई नदी, ठीक है। वेगई नदी भाई, वेगई नदी, देखिए वेगई नदी भाई, बड़ा मेहनत करके मैंने नोट्स बनाया भाई, वेगई नदी, ठीक है। PDF के लिए परेशान नहीं हो, मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा आपको PDF कैसे मिलेगी, इसके लिए तो एकदम परेशान नहीं हो आपको। चलिए आइए अच्छा, एक चीज़ और इसमें इंक्लूड करिए जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, मीनाक्षी मंदिर से ही पूछा गया था कि मीनाक्षी की जो मंदिर है इसमें कौन से भगवान, ये मतलब जो डेडिकेटेड ये मंदिर है कौन से भगवान के, तो शिव जी और इनके जो पत्नी हो गए, धर्म पत्नी आपकी पार्वती, ठीक है, पार्वती, ये दोनों को समर्पित है ये मंदिर। तो भाई एक वेगई नदी के किनारे स्थित है, शिव जी की और उनकी पत्नी पार्वती, ठीक है, ऐसे आप याद रखिएगा। ये 2 पॉइंट इससे छूट गया था मेरा, बाकी इधर जितने भी क्वेश्चन यहाँ से आपको कोई चीज़ छूटने वाला चीज़ नहीं था। आइए अब यहाँ पर आपको और मुझे क्या बताना था, इधर का टेम्पल, हाँ ये जो आपका ये जो टेम्पल है आपका लिंगराज टेम्पल, हाँ यहाँ से भाई मैंने बड़ा मिक्स कर दिया, आपको बता नहीं पाया, यहाँ से 2 क्वेश्चन और बने हैं आपके। पूछा गया था कि लिंगराज मंदिर का जो है निर्माण किसने किया, कौन सी सदी में, तो याद रखना सबसे पहले 11वीं सदी में इसकी निर्माण हुई है, ठीक है। दूसरे इसका निर्माण किसने किया था, तो यायती, ठीक है, यायती या यति, ठीक है। देख लीजिए भाई मैं लिख दे रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन हो सकता है मैं गलत कर दूँ, यायती, ठीक है, यायती केसरी, ठीक है, यायती केसरी ने लिंगराज मंदिर का निर्माण किया था, कब, 11वीं सदी में। ये 2 पॉइंट, 1 पॉइंट और लिंगराज मंदिर से आपसे पूछा गया था कि यह जो मंदिर है कौन सी वास्तुकला से वास्तुकला में निर्माण किया गया, मतलब आर्किटेक्चर के बारे में पूछा गया था, तो याद रखना कलिंगा आर्किटेक्चर, ठीक है। कलिंगा जो है आर्किटेक्चर, यानी कि कलिंगा वस्तुकला, हिंदी में कह दे तो वस्तुकला और इंग्लिश में क्या है तो आर्किटेक्चर। तो कौन सी मंदिर की बात किया मैंने, लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने किया, तो यायती केसरी, 11वीं सदी में। कौन सी वस्तुकला में निर्माण किया गया, कौन सी आर्किटेक्चर में निर्माण किया गया, तो कलिंगा आर्किटेक्चर में इसका निर्माण किया गया, ठीक है। अच्छा अब आइए, कुछ और भी चीज़ें मैं यहाँ पे मिस किया है आपको मैं करवा देता हूँ भाई, कुछ नहीं छूटेगा। 41 में लिखिएगा, ठीक है, 41 में लिखिए सबरीमाला मंदिर, ठीक है, सबरीमाला मंदिर, ये आई थिंक पहले ही शिफ्ट में पूछ लिया गया था, बड़ा ख़राब लगा भाई कि मैंने अपने नोट में नहीं लिखा। सबरीमाला मंदिर कहाँ है, तो केरल में, ठीक है, केरल में, चलिए नोट डाउन करिए। नेक्स्ट आपका जो मंदिर है 42वां नंबर मंदिर जो है विरूपाक्ष मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, ये कहाँ है विरूपाक्ष मंदिर आपसे पूछा जाएगा तो आपको रखना है याद कर्नाटक। कर्नाटक अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आपको ऑप्शन में मिलेगा हम्पी, हम्पी कर्नाटक, हम्पी से याद है ना आपको, बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए हम्पी से आपसे क्या पूछ सकता है, और विजयनगर की ये राजधानी थी, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की ये क्या थी, राजधानी थी। और कौन से नदी के किनारे स्थित है विजयनगर, तो तुंगभद्रा, ठीक है, तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। तो खैर इसमें एक पॉइंट और आपको याद रखना है विरूपाक्ष मंदिर में कि ये जो है कौन से भगवान की इसमें मूर्ति रखी गई है या पूजा होती है, तो शिव जी की, ठीक है। तो विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है, कर्नाटक, हम्पी के यहाँ किसकी राजधानी थी, विजयनगर की राजधानी। तो विजयनगर के संस्थापक नदी के किनारे स्थित है तुंगभद्रा नदी, कौन से भगवान की यहाँ पे पूजा उपासना की जाती है, तो शिव जी। भैया देखिए परेशान नहीं हो, इंडियन हिस्ट्री तो मैं करा ही रहा हूँ, 3 घंटे वाली वीडियो तो आपको कंप्लीट करनी है, 3 घंटे मेडिवल मॉडर्न और एंशिएंट, साथ ही साथ मैं रिवीजन भी करा रहा हूँ अभी, तो उसके लिए एकदम परेशान नहीं हो रहा, बस हर एक चीज़ का अपडेट मेरे साथ रहिएगा बने हुए। आगे जो आपका एक और है आपका 43वां मंदिर जो पूछा गया था सीनागोग, ठीक है, सीनागोग मंदिर, अच्छे से लिख दे रहा हूँ भाई, 1 मिनट मेरे भाई, 1 मिनट। 43 नंबर का जो मंदिर मैंने बोला ये मंदिर है, मैं अच्छे से लिख रहा हूँ,
सीना, अरे भाई सीनागोग मंदिर, ठीक है, सीनागोग मंदिर। तो ये पूछा गया था किन के मंदिर, तो यहूदियों का मंदिर है, ठीक है, ये यहूदियों का मंदिर है। बस इतना ही आपको याद रखना और कुछ नहीं। अब दो तीन चीज़ और आपको याद रखना भाई, अब वो पूछा गया है तो मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, भले आप छोड़ सकते हो, मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। कामाख्या मंदिर के बारे में पूछा गया, तो कहाँ है कामाख्या मंदिर? कामाख्या मंदिर आपका कहाँ है? असम गुवाहाटी बोलोगे, ठीक है, असम गुवाहाटी। लिख लो भाई, नोट डाउन करो, मैंने तो नोट में लिख दिया है। आपका कितने नंबर का हुआ? 45वां नंबर का मंदिर। अच्छा, पूछा जाएगा कि ग्रेट लिविंग, पूछा गया ये क्वेश्चन है, ग्रेट लिविंग चोला, ठीक है, चोला टेम्पल में बृहदेश्वर मंदिर, लिखते चलिए बृहदेश्वर मंदिर, जो मैं बोल रहा हूँ लिखते चलिए, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल में बृहदेश्वर मंदिर, गंगेकोंड चोलपुरम, एरावतेश्वर मंदिर, एरावतेश्वर मंदिर, एरावतेश्वर मंदिर, ये तीन मंदिर जो हैं इसके अंदर आते हैं, किसके अंदर? ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल के अंदर। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल के अंदर तीन का मैंने नाम बताया, एक क्या? बृहदेश्वर मंदिर, दूसरा गंगेकोंड मंदिर, उसके बाद एक और मैंने क्या बताया? एरावतेश्वर मंदिर, ठीक है, बैक कर लीजिएगा वीडियो को अगर नहीं लिख पाएंगे तो। ये तीन मंदिर इसके अंदर आते हैं, और ये तीनों जो मंदिर है कौन वंश के राजाओं से संबंधित है? तो याद रखना चोल वंश, ठीक है, चोल वंश के राजाओं से संबंधित। कौन से शैली के मंदिर? तो द्रविड़ शैली, आपको समझ में ही गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको 46 वाला मंदिर जो आपसे पूछा गया था, पद्मनाभस्वामी मंदिर, ठीक है, पद्मना भस्वामी, ठीक है, पद्मनाभ भस्वामी मंदिर कहाँ है? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में है। और लास्ट एक टेम्पल आपसे पूछा गया था मुद्देश्वर मंदिर, ठीक है, मुद्देश्वर मंदिर ये कहाँ है? तो कर्नाटक में, ठीक है। अगर पूछ ले कौन से पहाड़ में है, तो ये पहाड़ मुझे याद नहीं आ रहा भाई, अगर किसी को आ जाए याद तो मुझे कमेंट करके बता देना। मुद्देश्वर मंदिर कहाँ है? तो कर्नाटक में। पहाड़ हरा के पूछेगा नहीं आपसे। बाकी ऑलमोस्ट डन है ये टॉपिक। चलिए भाई, अगले वीडियो में सब्सक्राइब, लाइक, थैंक्स और शेयर वगैरह कर देना, अगर हो सके तो भाई लाइक कर तो कर ही देना यार एटलीस्ट। चलिए मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।